नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती सोनी, व्याख्याता गृह विज्ञान, जीएसएस बैरट, जालोर ऑनलाइन टीचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले 2 भागों में हमने मिलावट के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट के बारे में पढ़ा था एवं उनके दुष्प्रभाव के बारे में भी जाना था। आइए, आज हम मिलावट से होने वाले 2 गंभीर दुष्प्रभावों के बारे में जानेंगे, टांगों का लकवा होना और एपिडेमिक ड्रॉपसी। इसके साथ ही हम भोज्य पदार्थों में होने वाली मिलावट की रोकथाम के बारे में भी पढ़ेंगे। दालों में मिलावट में अरहर की दाल में हमने बात की थी केसरी दाल की मिलावट। केसरी दाल को कुल्थी की दाल या कल्थी की दाल के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों ही दाल के दानों की संरचना काफी कुछ समान होती है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, दोनों ही दाल में बहुत ही कम अंतर है और यदि अरहर की दाल में केसरी दाल मिली हो तो उसे आसानी से नहीं पहचाना जा सकता जब तक कि ध्यान से अवलोकन न किया जाए। केसरी दाल में एक विषैला अमीनो अम्ल पाया जाता है जिसे उपभोग करने से पूर्व निष्कासित करना आवश्यक होता है। इसको उपयोग में लेने का एक तरीका होता है दाल को लंबे समय तक भिगाना, उसके बाद में उसको उबालना, उबाला हुआ पानी फेंक दिया जाता है, उसके बाद जो दाल होती है उसका सेवन किया जाता है, तब यह शरीर को हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन मिलावट के रूप में यह तुअर दाल में या अरहर की दाल में जब मिलाया जाता है तो इसे हम नहीं पहचान पाते और लंबे समय तक ऐसी दाल का यदि सेवन किया जाता है तो शरीर में यह नर्वस तंत्र को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे टांगों में सुन्नता आने लगती है, टांगों में लकवा आ जाता है और व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अरहर की दाल में केसरी दाल या कुल्थी की दाल की मिलावट घातक होती है। व्यक्ति जीवन भर के लिए अपाहिज हो सकता है। तेलों की मिलावट में हम प्रारंभ से ही बात कर रहे हैं एपिडेमिक ड्रॉपसी के बारे में, आर्जिमोन के बारे में। आर्जिमोन एक जंगली घास है जिसके बीजों की मिलावट सरसों के बीजों में प्राय ही हो जाती है या फिर मुनाफा कमाने की दृष्टि से महंगे तेलों जैसे कि सरसों, मूंगफली के तेलों में कर दी जाती है। यदि इसका लगातार सेवन होता है, 1 से 3 माह तक यह खाया जाता है, तो एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक रोग हो जाता है। इस रोग में देह गुहाओं में पानी एकत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर पर धीरे धीरे सूजन आ जाती है। दूसरा इसका लक्षण है पाचन तंत्र की गड़बड़ी। यदि इसका सेवन लगातार किया जाता है तो पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, दस्त होने लगती है। तीसरा प्रभाव इसका दिखाई देता है त्वचा में लाल चकत्ते बन जाना। चौथा प्रभाव दिखाई देता है नाड़ी की गति धीमी हो जाती है एवं लगातार बुखार बना रहता है। यह सूजन पैरों में प्रारंभ होती है, धीरे धीरे यह जांघों, हाथ व चेहरे तक भी पहुंच जाती है। यदि फिर भी ध्यान नहीं दिया जाता तो यह बीमारी बढ़ने के साथ साथ आंखों के रोग यानी कि ग्लूकोमा भी हो सकता है। यकृत के आकार में वृद्धि हो जाती है, कैंसर हो सकता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है जिसकी वजह से अल्पश्वास की स्थिति पैदा होती है और अंत में व्यक्ति की हृदय गति रुकने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो एपिडेमिक ड्रॉपसी एक बहुत ही गंभीर रोग है। कुछ वर्षों पूर्व 20 साल से भी अधिक समय पहले की बात है, दिल्ली में यह रोग हुआ था। दिल्ली में सरसों के तेल में आर्जिमोन की गलती से मिलावट हो गई थी, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में लोगों में ये लक्षण पाए गए थे। तो यह एक सामूहिक मिलावट का गंभीर परिणाम देखा गया है और इसकी पहचान आदि किस प्रकार से करेंगे यह हम अगले प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं भोज्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला है ताजे भोज्य पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना। हम जितने अधिक ताजे भोज्य पदार्थों का सेवन करेंगे उनमें मिलावट की संभावना उतनी ही कम रहेगी। यदि हम उन्हें लंबे समय तक रखेंगे तो उनमें प्रिजर्वेटिव्स डालने ही पड़ेंगे और परिरक्षण के लिए क्या मिलाया जाएगा इसके स्तर का निर्धारण हम नहीं कर सकते। दूसरा है भोज्य पदार्थ खरीदते समय उपभोक्ता जागरूक रहे। उपभोक्ता यदि शिक्षित है,
जागरूक है तो मिलावट की संभावना भी कम हो जाएगी। उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने के बहुत सारे साधन हैं। मीडिया के द्वारा वह इनकी जानकारी प्राप्त कर सकता है और इनका उपयोग कर सकता है। तीसरा तरीका है कि भोज्य पदार्थ कम से कम परिष्कृत यानी कि रिफाइंड और प्रसंस्करित यानी कि प्रोसेस्ड होने चाहिए। जैसे कि यदि हम बाजार से आटा खरीदते हैं तो उसमें घटिया किस्म के अनाज मिलाने की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि हम साबुत अनाज खरीदकर स्वयं पिसवाते हैं या पीसते हैं अपने घर में चक्की में, तो उसकी मिलावट की संभावना कम हो जाती है या नहीं रहती है। तो यह आता है प्रसंस्करण के अंतर्गत। इसके अलावा यदि हम बात करें रिफाइंड या परिष्कृत की, तो जैसे हम तेलों का उदाहरण लेते हैं कि यदि हम कच्ची घानी से तेल प्राप्त करते हैं तो वह कच्चा तेल कहलाता है, लेकिन उसमें अशुद्ध होने के बावजूद भी वह अधिक शुद्ध होता है। जबकि यदि हम ऐसे तेल के पीपे खरीदते हैं जिन पे रिफाइंड लिखा होता है तो उनमें अनेक प्रकार की रसायनों की मिलावट भी की जा सकती है, की गई होती है उसको रिफाइंड करने के लिए। इसलिए कम से कम परिष्कृत व प्रसंस्करित भोज्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि पुराने समय में मसाले घर में ही पीसे जाते थे, तैयार किए जाते थे। आजकल हम मसालों के पैकेट लेते हैं तो उसमें मिलावट की संभावना भी बढ़ जाती है। तो जैसे कि साबुत मसाले खरीदकर उन्हें घर में ही पिसवाया जाए। चौथा तरीका है भोज्य पदार्थों को खरीदते समय उनके पैकेट पर निर्धारित मानक चिन्ह देखना चाहिए। यदि मानक चिन्ह है तो वह इस बात की गारंटी देता है कि उसमें उस निश्चित मानक को बनाते समय, उस खाद्य पदार्थ को बनाते समय उस निश्चित मानक का उपयोग किया गया है, वह उस स्तर को पूरा करता है जो शुद्धता के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए हम भोज्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम कर सकते हैं। शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।